जय भीम साथियों आप सभी को शाह प्रेम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय विज्ञान। दोस्तों, मैं अवनीश कुमार बौद्ध आज आप सभी से बात करने जा रहा हूं कि इस भारत देश में कब से जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था शुरू हुई, यानी कि आज से कितने सौ साल कब से। पूरा आपको मैं एक कंफर्म और प्रूफ के साथ में बताऊंगा कि भारत में जाति व्यवस्था या फिर वर्ण व्यवस्था कब से शुरू हुई, किसने शुरू किया और इसका प्रूफ क्या है। पूरा आपको मैं इस वीडियो के अंदर में बताने जा रहा हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरे ध्यान से देखिएगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि भारत में वास्तव में आज ये जो इतनी जातिवाद का पूरा जाल फैला हुआ है, इसका मेन जड़ क्या है, ये कहाँ से शुरू हुआ, इसका सृजन किसने किया, इसकी शुरुआत किसने की, आपको पूरा का पूरा इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल अविनेश आचार्य को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि जितने भी मैं वीडियो को डालूंगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा और आप उस वीडियो को तुरंत देख पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि भारत में ये जो जाति व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, ये आज से कितने सौ सालों पहले शुरू हुई, यानी कि कब से प्रारंभ हुआ। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि इसकी शुरुआत किसने की, और उसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगा कि इसका प्रूफ क्या है। ये सभी चीज़ें मैं आपको कहाँ से बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। तो 3 पॉइंटों में हमारी बातें चलेंगी। पहला पॉइंट कि कब से शुरू हुआ, दूसरा पॉइंट किसने शुरू किया, और तीसरा पॉइंट कहाँ से इसका प्रूफ मिला। तो चलिए हम पहले पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई, भारत में जाति व्यवस्था या फिर वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई। दोस्तों, भारत में आप सभी को मैं बता दूं कि जाति व्यवस्था ये जो है, वर्ण व्यवस्था जो है, ये आज से 3500 साल पहले से शुरू हुई। और आज आप सभी देख रहे हैं 3500 साल पहले आज से, और आप अगर सन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आज से 1000 ईसा पूर्व की ये घटना है। 1000 ईसा पूर्व के समय से जाति व्यवस्था का आरंभ हो गया था, और आज से लेकर के उस टाइम तक के पीरियड को अगर हम देखें तो आज से 3500 साल पूरे हो चुके हैं इस जाति व्यवस्था की शुरुआत के हुए। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि भारत में जातिवाद कितनी ज़्यादा खतरनाक समस्या बनती जा रही, कितनी बड़ी ये भयावह स्थिति इसकी बनती जा रही है कि लोग एक दूसरे को अपने साथ बिठाने को तैयार नहीं है। लोग एक दूसरे को नफरत भरी निगाहों से देख रहे हैं, एक दूसरे के प्रति हमेशा एक षड्यंत्र रच रहे हैं कि हम इसके साथ किस तरीके से ऐसा करें कि ये हमेशा हमसे नीचे ही बना रहे। ये हमेशा यही सोचते हैं कि ये कोई भी व्यक्ति हमारे बराबरी पे ना जा सके। ये जाति व्यवस्था का आप देख रहे हैं कि पूरा जो स्ट्रक्चर है एक इसी तरीके का है कि हर एक मनुष्य के बीच में भेदभाव पैदा किया है जाति व्यवस्था ने, कि हर एक मनुष्य के बीच में एक जो गैप है, ये गैप बहुत ज़्यादा बनाया गया है। दोस्तों, आज इस टाइम में जब भारत देश स्वतंत्र है, इसको जब पूरी तरीके से जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए संविधान में इतने सारे प्रावधान किए गए हैं कि जाति व्यवस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसको कानून के हिसाब से प्रोटेस्ट किया गया है। इसके सुरक्षा प्रदान है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म, समुदाय के साथ में भेदभाव नहीं करेगा। हर कोई इंसान एक बराबर है, उसको बराबर की निगाहों से देखा जाएगा, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है और उसमें वर्णित है, उसमें लिखा भी गया है। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि ये जो जातिवाद है कितनी तेज़ी से फैल रहा है, और भी कि ये उग्र होता चला जा रहा है। जातिवाद भारत में और भी पनपता चला जा रहा है, जबकि इसको इतनी ज़्यादा संविधान के तहत
सुरक्षा प्रदान की गई फिर भी। तो आप जरा उस टाइम के बारे में सोचिए जब भारत में केवल और केवल ब्राह्मणवादियों, जिसे मनुवादी भी कहते हैं, उनका पूरी तरह से वर्चस्व था। जो एक नीच मानसिकता के व्यक्ति थे, वे जिन्होंने इस जाति व्यवस्था को बनाया। आप सोच सकते हैं कि उस वक्त जब उनके ऊपर, जो ये जाति व्यवस्था के निर्माता थे, उनके ऊपर किसी का अंकुश नहीं था, उनके ऊपर किसी और का दबाव नहीं था। वे पूरी तरह से स्वतंत्र थे। वो जिसको चाहते थे उसको गुलाम बना लेते थे, जिसको चाहते थे उसके ऊपर जितनी मर्जी उत्पीड़ा देना चाहते थे, उसके कष्ट देना चाहते थे, देते थे। उनके ऊपर कोई नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि आज जब संविधान के तहत इतना ज़्यादा हमें सुरक्षा प्रदान है, फिर भी हमारे एक समाज को इतनी बड़ी जो है कि समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा जो है कि पीड़ा झेलनी पड़ रही है केवल जाति की वजह से। तो आप सोच सकते हैं कि उस वक्त जब भारत में पूरी तरह से ब्राह्मणों का ही राज था, पूरी तरह से मनुवादियों का ही राज था, तो भारत के मूल निवासियों को, जो जाति व्यवस्था में सबसे निचले पायदान के माने जाते हैं, शूद्र, उनकी क्या स्थिति रही होगी। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, इसको तो मैंने आपको बताया कि इसकी शुरुआत कब से हुई। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो जाति व्यवस्था है, इसमें किस तरीके से ये जो शुरुआत हुई, इसका प्रूफ कहाँ से है, ये आपको बता दूं कि भारत में एक जो है कि आप सभी जानते हैं कि भारत में वेद हैं। वेदों का नाम आप सभी ने सुना होगा। 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद, सबसे पहला रचा जाने वाला वेद। उसके बाद है हमारे पास अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ये सभी हमारे जो है कि वेद हैं। इन सभी वेदों में जो ऋग्वेद है, इसी ऋग्वेद के अंदर ये जो जाति व्यवस्था है उसका उल्लेख है, उसको लिखा गया है। वो भी ऋग्वेद में कई मंडल है। मंडल मतलब कि ऋग्वेद जैसे एक बुक है तो उसके अंदर कई अध्याय होते हैं, तो अध्याय को हम मंडल बोल सकते हैं। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल यानी कि 10वें अध्याय में एक सूक्त है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। तो सूक्त का मतलब होता है अच्छा विचार। उस पुरुष सूक्त के अंदर लिखा गया है जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का जो है कि आरंभ उसी पुरुष सूक्त से होता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में लिखा गया है वर्ण व्यवस्था के बारे में। उस वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या लिखा गया है उस 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कि एक विराट पुरुष के शरीर से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। उस विराट पुरुष को ये जो ब्राह्मण मनुवादी जिसने वेदों का लिखा, जिसने वेदों को रचा, वे कहते हैं कि ये जो विराट पुरुष है उसको ब्रह्मा बोलते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मा के ही शरीर से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई ब्रह्मा के शरीर से, एक विराट पुरुष के शरीर से। दोस्तों और ये लोग कहते हैं कि ऋग्वेद की रचना ईश्वर ने की है। ये जो ब्राह्मणवादी मनुवादी कहते हैं कि ये ऋग्वेद की रचना ईश्वर ने की है, तो मैं अगर उनको सपोर्ट करूं, उनकी बातों को मानूं कि हाँ ठीक है ऋग्वेद की रचना ईश्वर ने ही की है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उनसे ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या ईश्वर इतनी गंदी मानसिकता का, इतना नीच मानसिकता का व्यक्ति है, इतनी नीच मानसिकता का ईश्वर होता है कि वो एक इंसान को ही दूसरे इंसान से अलग करता है, एक इंसान को ऊंचा और दूसरे को नीचा बताता है, एक इंसान को उसके सारे मानवीय अधिकारों से दूर रखता है, उसके सारी आज़ादी को छीन लेता है। क्या ऐसे व्यक्ति को हम ईश्वर कहेंगे? क्या ऐसे व्यक्ति को हम पूजेंगे? ऐसे ईश्वर पूजनीय होता है? कभी नहीं। अगर आप अपने माइंड सेट से, अपने दिमाग से सोचें कि एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए, तो शायद आप भी कहेंगे कि ये पूरी तरह से गलत है। ये जो ईश्वर, इसकी रचना, वेद की रचना की, ये ईश्वर पूरी तरह से गलत है और बहुत ही नीच मानसिकता का ईश्वर है। इसे कभी भी पूजा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो एक इंसान के ही बीच में, एक दूसरे को के बीच में इतनी ज़्यादा जो है कि गैपिंग कर दे, इतनी ज़्यादा खाइयाँ पैदा कर दे, इतना ज़्यादा एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा कर दे, ऐसे इंसान को आप, इसे भगवान को आप कभी पूज नहीं सकते। तो दोस्तों
आप आपको मैं बता दूं कि आपने जाना कि वेद जो है कि ये हमारी वर्ण व्यवस्था जो है ये कहाँ से शुरू हुई और इसका प्रूफ क्या है, ये कहाँ से मिला, वेदों से मिला। और किसने रचा, इसको भी मैंने आपको बताया कि ये ईश्वर के द्वारा रचा गया है। ईश्वर जो ब्राह्मण मनवादी बोलते हैं कि वेदों की रचना ईश्वर ने की है, लेकिन आपको अब मैं तथ्य के साथ में, फैक्ट के साथ में सही जानकारी दूं कि वेदों की रचना किसी ईश्वर ने नहीं की और ना ही ईश्वर होता है। चाहे आप किसी भी महान जो विचारक हुए हैं, चिंतक हुए हैं, उनके अगर आप बातों को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वे लोग ईश्वर को मानते ही नहीं है, कि ईश्वर होता ही नहीं है। चाहे बड़े से साइंटिस्ट को आप उठा लो, स्टीफन हॉकिंग जो थे हमारे इस सदी के ही सबसे महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी ईश्वर को नकार दिया कि ईश्वर होता ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी रचना यानी कि वेदों की रचना जिसमें वर्ण व्यवस्था की बात कही गई है, इसकी रचना किसी ईश्वर ने नहीं की है, बल्कि भारत के जो बाहर से आए आर्य भारत में बस करके वे ब्राह्मण मूल निवासियों की जो है कि शोषण करना शुरू किए, उन्हीं के द्वारा यानी कि ब्राह्मणों के द्वारा ही ये ऋग्वेद रचा गया और उसमें वर्ण व्यवस्था की जो है कि बात कही गई, वर्ण व्यवस्था की शुरुआत करी गई। तो किसी ईश्वर ने नहीं रचा, बल्कि भारत के ही ब्राह्मणवादियों ने, मनुवादियों ने ऋग्वेद को रचा और उसमें पूरी तरह से भारत को एक जान लीजिए कि खोखला करने की पूरी रणनीति अपनी उसमें लगाई और भारत में जाति व्यवस्था के आधार पर पूरे समाज को तितर बितर कर दिया, उसको एक दूसरे से अलग करता चला गया और पूरे भारत को जान लीजिए कि आप एकदम से खराब कर दिया। जिससे आप सोने की चिड़िया विश्व गुरु कहना चाह रहे थे, वो कभी हो नहीं पाया जो पहले था। क्योंकि जब से ये आर्य भारत में आई, ये भारत को हमेशा से एक जो है कि खंडित करने का ही काम किया। कभी भी एकजुटता, उसमें अखंड भारत का सपना उन्हें वे देखे ही नहीं। वे हमेशा भारत को अलग ही करना चाहें कि भारत को हम कितने टुकड़ों में बांट सकें जिससे कि हम उस पर आसानी से राज कर सकें। क्योंकि अगर भारत के मूल निवासी एक रहेंगे तो भारत में आर्यों की कोई भी कभी भी कुछ नहीं चलेगा, ब्राह्मणों का कुछ भी नहीं चलेगा। हमेशा मूल निवासी एकजुट अगर रहेंगे तो ये हमेशा हमारा विरोध करेंगे और हमसे हमेशा जो है कि लड़ाई ही लड़ते रहेंगे। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि भारत में जाति व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई, किसने किया, इसका मेन जड़ क्या है, भारत में जाति व्यवस्था का मेन जड़ क्या है, इसका मेन जो है कि जिम्मेदार कौन है कि भारत में जाति व्यवस्था की शुरुआत करी, आप जान गए होंगे। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि वेदों के बजाय आपको किसको पढ़ना चाहिए। अगर आप वेद पढ़ेंगे तो इसी जातिवाद के चक्कर में आप पड़े रहेंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के बीच में हमेशा नफरत ही पैदा करेंगे और करवाएंगे। तो आप वेदों को ना पढ़ करके आप संविधान को पढ़िए। भारत के, खासकर भारत के मूल निवासियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वे, भारत के मूल निवासियों से विनम्र निवेदन है कि वे जो है कि संविधान को पढ़े, ना कि वेदों और पुराणों को पढ़े। क्योंकि अगर आप वेदों को पढ़ेंगे तो आपको पता है कि उसमें कितनी ज़्यादा कट्टरता भरी हुई है, कितनी ज़्यादा नीच मानसिकता के व्यक्तियों के विचार उसमें लिखे गए हैं कि जो एक इंसान को ही अलग, दूसरे इंसान से अलग कर दे। ऐसी ऐसी मानसिकता के व्यक्तियों के द्वारा वो लिखा गया है, तो उसको पढ़ने से हमारी भी मानसिकता खराब ही होगी, ना कि अच्छे। तो हमें सोचना चाहिए कि हम संविधान को पढ़ें, जिससे हम अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे, अपने अधिकारों को कैसे लेना है उसको भी हम जानेंगे अगर हम संविधान को पढ़ते हैं तो हमें आज से ही प्रण लेना चाहिए कि हम संविधान को पढ़ेंगे और संविधान के ही बारे में चर्चाएं करेंगे, जिससे कि हम भी जाने और हमारा समाज भी जाने। ये बातें खास करके भारत के मूल निवासियों से कह रहा हूँ मैं। तो आप संविधान को पढ़िए, संविधान के बारे में जानिए और संविधान के बारे में लोगों को बताइए, जिससे उनके बीच में जागरूकता फैले। और वैसे भी आज के डेट में ये जो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, किसी भी चीज़ को भारत के इस छोर से लेकर के उस छोर तक या फिर विश्व के इस छोर से उस छोर तक पहुंचाने में ज़रा भी टाइम नहीं लगता है, अगर आप चाह लें तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप
वेदों के सपोर्ट करने वाले हैं या फिर भारतीय संविधान के सपोर्ट करने वाले हैं, ये ज़रूर मेंशन करें। और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि जिससे भारत के हर एक मूल निवासी तक ये बात पहुंच सके कि भारत में वास्तव में जातिवाद की जड़ क्या है और भारत में जातिवाद का जो ये शुरुआत हुई, कहाँ से हुई, ये पूरी बातें भारत का हर एक मूल निवासी को पता होनी चाहिए, जिससे कि वो समझ सकेगा कि वास्तव में सच्चाई क्या है। और वो समाज जो है कि भारतीय संविधान को भी इस बात को सुनने के बाद अगर भारतीय संविधान को पढ़ना शुरू कर देता है तो और भी अच्छी बात है, वो और भी आगे बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय विज्ञान।